हीरे को परखना है तो अंधेरे में इंतजार करो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे इस चैनल ज्ञानलॉजी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको हमने बता रखा था कि हम लोग इतिहास जो चल रहा है इतिहास, उसमें क्लास 7 का आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7 का चैप्टर नंबर वो भी तो 3 पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए दिल्ली सल्तनत को हम लोग शुरू करते हैं। अगर इससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्रोत है ये एनसीईआरटी का स्रोत लिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी वो भी तो हैंड राइटिंग स्टाइल में लिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। जो दिल्ली सल्तनत का जो शहर है वो 12वीं शताब्दी में बना। दिल्ली सल्तनत का जो महत्वपूर्ण शहर है वो 12वीं शताब्दी में बना, यानी कि 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली का कोई बड़ा राजनीतिक महत्व नहीं था, लेकिन 12वीं शताब्दी में यह व्यापार और राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है कि सबसे पहले दिल्ली में तोमर शासकों द्वारा अपनी राजधानी स्थापित किया गया था। तो दिल्ली में सबसे पहले तोमर शासक जो थे उन्होंने दिल्ली पर सबसे पहले तोमर राजपूतों का, ठीक है, दिल्ली पर शासक था सबसे पहले, ठीक है। तोमरों एवं चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जब तोमर और बाद में चौहान का राज आया तो दिल्ली में देश विदेश के व्यापारी आकर यहां बसने लगे, ठीक है। और इससे दिल्ली का व्यापार क्या हो गया, बहुत बड़ा गढ़ बन गया। देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले गए, यहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के डाले गए, जो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो यहां पे 2 पॉइंट कहा, क्या कहा भाई, कि देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढलवाए गए। उस समय दिल्ली में जो सिक्का चलता था उसे देहलीवाल कहा जाता था, ठीक है। ये कह रहा है कि उस समय जो दिल्ली में जो सिक्का चलता था उसको देहलीवाल कहा जाता था, ठीक है। अच्छा जी, 13वीं शताब्दी में क्या देखने को मिला, यानी 1206 में ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत पर औपचारिक नींव रखता है। तो वही 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसमें 5 वंश मिलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश मिलकर के दिल्ली सल्तनत की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और वो पहला वंशज जो है वो दिल्ली सल्तनत के पहला वंशज क्या है भाई, राजपूत वंश। तो यहां पर देखिए राजपूत वंश दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, ठीक है। जो तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी में ये शासन करता है, आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। कब तक ये शासन करता है भाई, तो 12वीं शताब्दी में ये शासन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनंगपाल। तो अनंगपाल का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1130 से 1145 तक ये शासन करता है। ये तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा था। ये तोमर वंश का जो है ये सबसे प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। याद रखिएगा, जिन्होंने लाल कोट जो शहर बसाया, दिल्ली का लाल कोट। उसके बाद आता है चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1165 से 1192 तक। याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से, 1165 से 1192 तक इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। जो तोमरों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, कौन और कौन सा था, इन्हें चाहमान भी कहते थे, चौहान को। उसके बाद था पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1175 से 1192 तक रहा, ठीक है। ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, कौन, पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद किसका शासन आता है, तुर्क का शासन आता है। तुर्क का शासन कब से कब तक रहता है, 1206 से लेकर के 1290 तक रहता है। तुर्क के शासन में पहला जो शासक बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, जो 1206 से 1210 तक शासन करता है, ठीक है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और यह सेनापति था, और इसने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। इसने ही दिल्ली सल्तनत की क्या करी थी भाई, तो स्थापना की थी। याद रखिएगा, आगे देखिए। उसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर के 1236 तक ये शासन करते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश,
ठीक है जी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था और गुलाम भी था। ऐबक की अचानक मौत के बाद उसने सत्ता संभाली और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। दिल्ली का हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही हम दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने ही कुतुब मीनार का कार्य को पूरा करवाया था और इसी के काल में तुर्के चहलगानी, याद रखिएगा, जो 40 तुर्क का एक संघ था जिसे तुर्के चहलगानी कहते थे, इसी के शासनकाल में आया था। जी हाँ। उसके बाद आता है रजिया। रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1236 से लेकर के 1240 तक। इल्तुतमिश का जो बेटा था वो शासन करने योग्य नहीं था, इसलिए अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकार चुना। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका अगर कोई थी तो वो कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। इसके बाद तुर्क का आखिरी जो शासक है वो है गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1287 तक इसका शासनकाल चलता है। उसके बाद आता है खिलजी वंशज। कौन आता है भाई? खिलजी वंशज। तो खिलजी वंशज का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक शासन रहता है, जिसमें पहला आता है जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है भाई 1290 से 1296 तक। जी हाँ। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद जलालुद्दीन, यह खिलजी वंश का संस्थापक है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और यह स्वभाव से काफी उदारवादी नीति रखता था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है 1296 से 1316 तक। ठीक है। ये जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। इसने जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी हथिया ली थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा यही था, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आता तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहता है, जिसमें पहला शासक आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1324 तक शासनकाल इनका रहता है। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात कर लें तो इसने खिलजी वंश के अंतिम राजा को हरा करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। जी हाँ। और उसके बाद आते हैं मुहम्मद तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक भी इसको हम कहते हैं, जिसका शासनकाल 1324 से लेकर के 1391 तक रहा था। इसे इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सन की पागल राजा भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होता है 1351 से लेकर के 1388 तक इसका शासनकाल चलता है। जी हाँ। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर बसाए, जैसे जौनपुर बसाए, फिरोजाबाद बसाए, हिसार बसाए। सिंचाई की प्रणाली को शुरू किया। कौन? तो सिंचाई की प्रणाली को शुरुआत किया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जजिया कर कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद शुरू होता है सैयद वंश। सैयद वंश की शुरुआत कब से कब तक रहती है भाई? तो 1414 से लेके 1451 तक इसका शासनकाल चलता है सैयद वंश का। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 तक इसका शासन चलता है, जिसमें पहला शासक था खिज खान। 1414 से लेकर के 1421 तक इसका शासन रहता है। किसका? खिज खान का। जी हाँ। ठीक है। इसमें सैयद वंश की स्थापना और तैमूर लंग का सेनापति था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का इतिहास में कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। किसका भाई? सैयद वंश का। उसके बाद आ जाता है लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1451 से लेकर 1526 तक शासनकाल इसका रहा, जिसमें पहला शासक जो था वो बहलोल लोदी था, जो लोदी वंश की स्थापना करता है। उसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1451 से 1489 ईस्वी तक रहता है। जी हाँ। इस तरह से हमें दिल्ली वंश के संस्थापक देखने को मिलते हैं, है ना। और दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। ठीक है। जैसे अभिलेखों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। स्थापत्य से जानकारी मिलती है,
इतिहास का, तारीख से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सारे चीजों से हमको क्या मिलती है भाई, तो जानकारियां जो है मिला करती है। किनके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, अगर हम बात कर लें पहले अभिलेख, अभिलेख होता क्या था? तो अभिलेख पत्थरों या गुफाओं के या तांबों पर खोद करके लिखे जाते थे, वो थे अभिलेख। तो इससे भी हमें पता चला है राजाओं द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे, ठीक है, इससे भी हमें दिल्ली सल्तनत की का पता मिला है। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला, किसने कौन सी भवन का निर्माण करवाया, किस भवन का किसने निर्माण करवाया है, ये इससे भी हमें क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती थी और मिलती है। ठीक है, तारीख यानी सुल्तान कब शासन किया, इससे भी हमें जानकारी मिलती है तारीखों से। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश का ऐसा कोई बेटा नहीं था, जो योग्य बेटा नहीं था जो शासन को चला सके। तो इसलिए रजिया अपनी सभी भाइयों से ज्यादा बुद्धिमान थी और शासन चलाने में सक्षम थी। जी हां, इसलिए रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसी बीच एक व्यक्ति आता है, एक इतिहासकार आता है, उस इतिहासकार का नाम है मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज, ठीक है, उसका क्या कहना सुनिएगा। उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने, तो उसका कहना है कि रजिया अपने सभी भाइयों से सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कौन? कबीला, सल्तनत। ठीक है, क्योंकि उस जमाने का समाज पुरुष को ही प्रधानता मानता था। दरबारी लोग भी किसी रानी के अधीन काम करने से चिढ़ते थे। इन किसका कहना था? मिनहाज ए सिराज का कहना था। ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से सक्षम थी। ठीक है, स्वीकार किया कि अपने सभी भाइयों से क्या थी? सक्षम थी। पर ऐसा हुआ कि सन 1240 में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। मात्र शासन कितना साल चला? 4 साल का शासन चला, केवल 4 साल शासन चला और 1240 में गद्दी से हटा दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो मिनहाज ए सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुष के अधीन होना चाहिए। इसलिए रजिया जैसी योग महिला को समाज ने स्वीकार नहीं किया। यह मिनहाज ए सिराज का कहना था कि इस वजह से रजिया को समाज ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अगर हम देखें रजिया के समय में या रजिया के शासन के बाद बहुत सारे ऐसे जगह पर महिला शासक थी, बहुत सारे ऐसे जगह पर महिला शासक थी, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। जैसे भाई कहां कहां महिला शासक थी? तो एक थी रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी जो थी ये आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश महिला शासक थी। काकतीय वंश की महिला शासक थी। तो ये आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की एक महान महिला शासक थी, जिन्होंने अभिलेख में अपना नाम इस तरह लिखवाया था जिसे लोगों को लगे कि ये पुरुष है ना। तो पुरुष, जिन्होंने पुरुष की तरह व्यवहार और शासन किया, रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी का शासनकाल 1262 से लेकर के 1289 ईस्वी तक रहा था, जो आंध्र प्रदेश में शासन कर रही थी। उसके बाद आ जाता है रजिया सुल्तान, जो हमने पढ़ लिया, जो दिल्ली का सल्तनत जो महिला बनती है। ठीक है, फिर आता है रानी दिद्दा। रानी दिद्दा, रानी दिद्दा का शासनकाल 980 ईस्वी से लेकर के 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक रहता है, जो कश्मीर की शासक रहती है। कश्मीर की शासक, तो रानी दिद्दा ये कश्मीर की एक अत्यंत प्रभावशाली शासक थी। उसका नाम दीदी यानी बड़ी बहन शब्द से निकला है, जो यह दिखाता है कि उनकी प्रजा उन्हें कितना सम्मान और स्नेह देती है। जी हाँ, अगर हम बात कर लें
रानी दिद्दा की, तो रानी दिद्दा जो है उत्पल वंश की शासिका थी। वह शारीरिक रूप से दिव्यांग थी, लेकिन उसका दिमाग और कूटनीति इतना तेज था कि उन्होंने 23 वर्ष तक कश्मीर पर बिना किसी डरे राज किया था। 23 साल तक, बताइए, एक तरह से ये दिव्यांग भी थी और 23 साल तक शासन की। कौन? तो रानी दिद्दा, रानी दिद्दा ने शासन किया। अब यहां पर गैरीसन शहर की बात कर रहा है। ये गैरीसन शहर क्या था जरा समझिएगा। गैरीसन शहर किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, उसे गैरीसन शहर में, गैरीसन शहर क्या था भाई? शुरुआत में दिल्ली में सुल्तानों का नियंत्रण केवल उन्हीं क्षेत्रों पर था। देखो शुरू में क्या था कि दिल्ली के सुल्तान का जो नियंत्रण था वो उन्हीं क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण रहता था जहां सैनिक रहते थे। सुल्तान ने भारी किलेबंदी शुरू कर दी, दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया है, जिसे गैरीसन शहर कहा जाता था। और इन शहरों के अंदर केवल सैनिक, उसके परिवार और कमांडर ही रहा करते थे। जी हां, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। अब ये क्या था सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाई। और उसका मकसद दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह हड़पना नहीं था, वहां से धन दौलत हाथी को लूटना था। इसका मकसद ये था। और ये अभियान मुहम्मद तुगलक के समय अपने चरम पर थी। नक्शे के थ्रू अब हम यहां पर समझते हैं कि क्या क्या यहां जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कहां कहां जो है अभियान किया, कहां कहां जो है ये लड़ा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आता है गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान की हम बात कर लें। गुजरात अभियान जो है ये कब करता है? गुजरात अभियान, गुजरात में अभियान कब करता है? 1299 में, ईस्वी में। दिल्ली से सेना सबसे पहले गुजरात और सोमनाथ की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और यहां ये क्या करता है? अभियान करता है। फिर ये 1303 में कहा भाई? 1303 में और 1301 में और 1303 में रणथंभौर पर अभियान करता है, जीत जाता है। और चित्तौड़गढ़ पर 1303 में अभियान करता है। जी हां, उसके बाद मांडू में 1305 में, कांडा में 1296 में, देवगिरी में 1311 में, और वारंगल, कहां भाई? वारंगल 1311 में, यहां भी 1311 में। जी हां, अच्छा जी। और द्वार समुद्र और होयसल, द्वार समुद्र में अगर हम देखें भाई 1311 में, और होयसल में हम देखें तो होयसल में भी 1311 में शासन करता है। तंजावर देखें तो तंजावर में भी 1311 में। मदुरै, अगर हम मदुरै देखें तो ये भी 1311 में यहां भी अभियान करता है। कौन? मुहम्मद नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये करता है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट क्या कहता है जरा इसको समझिएगा, देखिएगा। कुतुब मीनार को निर्माण की अगर हम बात करें, कुतुब मीनार का निर्माण तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, एवं फिरोज शाह तुगलक और द्वारा बनवाया गया था। तो 3 लोग मिलकर के कुतुब मीनार का निर्माण किए थे। 3 लोग मिलकर के कुतुब मीनार का निर्माण किए थे। जी हां, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था, लेकिन पहली मंजिल ही बनवा पाया था। और इसके बाद 1229 में 3 मंजिलें और जोड़कर, ठीक है, 4 मंजिलें करवाने वाला शासक जो था उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश नाम था, याद रखिएगा इसको। और उसके बाद इसके शासनकाल के दौरान 1369 में बिजली गिरने के कारण
ठीक है, मीनार की ऊपरी जो चौड़ी मंजिल थी वो टूट गया। क्या हो गया भाई? तो टूट गया था। अब जब टूट गया तो इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने, कौन? फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से निर्माण करवाया और एक मंजिला और बढ़ा करके इसको 5 मंजिला कर दिया गया। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 और यहां 5 मंजिला आपको दिख रहे हैं। तो ये आपके हो गए यहां तक आपके हो गए 5 मंजिला। जी हाँ, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। तो यहां क्या कह रहा है, सुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम जहांपनाह रखा, और इस शहर की सबसे बड़ी मुख्य जो मस्जिद है बेगमपुरी मस्जिद का इसने निर्माण करवाया, जहां इकट्ठा होकर के लोग नमाज पढ़ सकें। जी हां, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, यहां पर गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तो यहां पर जो गुलाम की अगर हम बात कर लें, गुलाम की बात करें तो गुलाम को फारसी में हम बंदगा कहते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपने बेटे से ज्यादा वफादार गुलामों पर भरोसा करते थे। इन गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। इनको फारसी भाषा में क्या कहते थे? बंदगा। जो गुलाम को लोग खरीदते थे उनको हम फारसी भाषा में बंदगा कहते थे। बात समझ में आ रही है? फारसी भाषा में क्या बोलते थे? बंदगा। और खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायक को विभिन्न आकार दिया और इलाकों में सूबेदार नियुक्त किए गए। ये इलाका इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। अब ये क्या करा, जो खिलजी और तुगलक का जो वंश का जो इलाका होता था उस इलाका को हम क्या कहते थे? तो उस इलाके को हम कहते थे इक्ता। और जहां के वो गवर्नर होते थे, जहां उनको प्रभावी अधिकारी बनाया जाता था, ठीक है, उनको इक्तादार या मुफ्ती कहते थे। और मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका कार्य था। जी हां, इसका क्या था भाई? तो कार्य था। चलिए, वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूला करते थे। वेतन के रूप में मुफ्ती जो है अपने इक्ता से यानी अपने इलाका से राजस्व वसूला करते थे, और राजस्व की वसूली से ही अपने सैनिकों का तनख्वाह जो है वो देते थे। राजस्व वसूलते थे और उसकी तनख्वाह देते थे सैनिकों को, है ना। अच्छा जी, इसने और भी बहुत सारे काम किए। इस समय ये 3 कर लगाया। कृषि कर, जिसे राजस्व कहा जाता था, यह उपज का 50% हिस्सा जो है ले लिया करता था। कौन? जी हां, तो ये क्या था? फिर सुनिएगा, फिर समझिएगा। यह किसानों की खेती पर लगने वाला टैक्स था। यह किसान की कुल उपज का जितना पैदावार हुआ, जितना हुआ पैदा, उससे 50% यानी आधा भाग जो है वो ले लेते थे। कौन? तो ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। जी हां, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ले लिया करते थे। मवेशियों पर भी कर लगाया गया। अब ये मवेशियों पर कैसे कर लगाया गया? जो लोग गाय, भेड़, बकरी पालते होंगे, उन्हें जानवरों की संख्या के हिसाब से सुल्तान को टैक्स देना पड़ता था, है ना। घरों पर भी टैक्स लगाया गया। बताइए, घरों पर भी टैक्स लगाया गया। लोगों को अपने घरों में रहने, मकान के झोपड़ियों पर भी टैक्स देना पड़ता था। अब आते हैं इब्न बतूता की ओर। इब्न बतूता की ओर आते हैं। देखिए यहां पर अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने सरदार और किलेबंदी की जानकारी दी।
तो इब्न बतूता जो है वो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का शहर एक महान खोजकर्ता और यात्री था। वह सुल्तान मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। उसने अपनी किताबों में भारत के स्थानीय सरदारों और जीवन और उसके किलों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या किया है। जी हां, बहुत सुंदर जो है वो क्या किया है? तो व्याख्या किया है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया और इसके बाद जल्द ही दिल्ली पर उनका धावा झेलना पड़ा। यानी जब वो अफगानिस्तान पर ट्रांस ऑक्सियाना, जो आज इसका आधुनिक नाम है उज्बेकिस्तान, वहां चंगेज खां क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ठीक है, मंगोलों ने, ये मंगोल था, 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, ठीक है, और दो जगह पे उत्तर पूर्वी ईरान और ट्रांस ऑक्सियाना यानी उज्बेकिस्तान पर हमला करता है और इसके बाद ही इसकी नजर कहां पड़ती है? भारत पर पड़ती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर वो मंगोल के हमले होने लगे और इस तरह से मंगोल के हमले होने लगे। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है भाई? हमले होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी और मुगल मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के हमले बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी यानी दोनों सुल्तान, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो और मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये दोनों सुल्तानों के समय में मंगोलों ने दिल्ली को निशाना बनाकर बड़े आक्रमण किए और यह दिल्ली के सुल्तानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, अच्छा जी, देखिए इसके शासनकाल में क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा, लोग मंगोलों का खौफ क्यों था इतना? यहां पर सवाल है कि मंगोलों का सर खौफ क्यों था? मंगोलों का खौफ क्यों था? तो मंगोल बहुत क्रूरता के लिए जानी जाती थी। जिस शहर को वो जीतते थे वहां पूरी तरह से आबादी को मार दिया करते थे। इसी वजह से अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक को अपनी रक्षा के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़े। हाँ जी, अब देखिए यहां पर इन्होंने सेना तैयार किया। क्या क्या तैयार किया, जरा उसको समझते हैं। देखिए यहां पर तो सबसे पहले आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें तो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1299 से लेकर के 1300 ईस्वी में। ठीक है, 1299 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों ने आक्रमण किया। जी हां, और 1302 से लेकर के 1303 में, जिसके लिए इसने एक विशाल अस्थाई सेना खड़ी करी। ठीक है, 2 बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी अस्थाई सेना खड़ी कर दी। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को बसने के लिए एक सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया। ठीक है, सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा जी, अब उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या देखने को हमें मिलता है, जरा समझिएगा। इसके शासनकाल में, इसके प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ जिसमें मंगोल सेना हार गई। मंगोल सेना की क्या हो गई? हार गई। एक अस्थाई सेना तैयार करना इसका आक्रामक कदम था। कह रहा है कि इसके शासनकाल में शुरुआती सालों में मंगोल का बड़ा हमला हुआ, तुगलक की सेना ने उसे हरा दिया और इस जीत से तुगलक का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, ठीक है, कि खुद मंगोलों के इलाके पर हमला करने की योजना बना डाली कि हम मंगोल के इलाके पर क्या कर लेंगे? हमला कर देंगे। अच्छा, अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुन्हा को खाली करवाया और वहां सैनिक छावनी बनाया। दिल्ली एक कुन्हा को खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बनवाया। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी, ठीक है, राजधानी दौलताबाद में भेजा गया। जो पुराने शहर के लोग थे
जो पुराने शहर के लोग जो निवासी थे, उनको दक्षिण में एक नया राजधानी बना था, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद में सभी को भेज दिया गया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और लोगों को दूसरे जगह पर खाली करके भेज दिया गया। अगला पॉइंट की ओर आ जाइए। अभी और भी यहाँ पे बातें हैं, अब क्या क्या है भाई देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी और यहाँ पे बात चल रही है। क्या बात चल रही है जरा उसको समझते हैं। सैनिकों को वेतन भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना से एवं किसानों से पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर लिया गया। अब इसने क्या किया, जब सैनिक बहुत बड़े सैनिक बनाया अलाउद्दीन खिलजी, तो सैनिकों के वेतन भरने की समस्या के लिए इसने गंगा यमुना से, ठीक है, गंगा यमुना के बीच जो उपजाऊ भूमि है वहां से किसानों की जो पैदावार हुई उसे 50% इसने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। 50% क्या लगा दिया भाई, तो टैक्स लगा दिया। अच्छा, अब टैक्स 50% लगा दिया और उसी टैक्स से सैनिकों का वेतन जो है ये भरना शुरू कर दिया। सैनिकों को इकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय हुआ। और इकता क्या था, अब यहां पर सवाल है कि इकता क्या था, इकता प्रणाली क्या है। देखिए इकता क्या होता था, जमीन का टुकड़ा देना। पहले क्या करते थे, ठीक है, पहले जो सैनिक होते थे, सैनिकों को जमीन का एक टुकड़ा देते थे कि तुम मेरे साथ इतना दिन तक सेना में रहे हो तो हम तुम्हें ये जमीन दे देते हैं। लेकिन इस चीजों को हटाकर उसके स्थान पर अब नकद वेतन जो है देना तय कर दिया गया। नकद वेतन देना तय कर दिया गया, जी हां, ठीक है। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और व्यापारी अपनी कीमतें ना बढ़ा सके इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों की चीजों पर नियंत्रण लागू किया। अब इसमें और भी क्या देखने को मिला हमें, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो व्यापारी हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो व्यापारी हैं वो सामान को महंगा ना कर दें, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया और दैनिक उपयोग की हर छोटी बड़ी चीजों के दाम तय कर दिए ताकि आगे कीमत बढ़ाई ना जा सके। ठीक है, इस तरह से पांचवा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट भी पढ़ ही लेते हैं, क्या कहता है पांचवा पॉइंट। उसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। मंगोलों के आक्रमण के खतरे का उसने सफलतापूर्वक सामना कर लिया। जी हां, तो मंगोलों का जो है ये सामना आराम से कर लिया। अच्छा जी, आगे देख लो, यहां पर कुछ नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल मंगोलों के प्रति रक्षा पर था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उदार कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना बनाई गई। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में तो ऐसा नहीं हो पाया, और अब बनाया गया किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होता है जरा समझिएगा इसके बारे में। चलिए अब यहां देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खदान इकट्ठा किया गया और इसी कारण उस क्षेत्र पर अकाल भी पड़ गया। लो भाई, जब इसने सेना को खिलाने के लिए खदान इकट्ठा किया जहां सेना ठहरी हुई थी, और उसी समय उस जगह पर भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे वहां के किसान और आम जनता की हालत क्या हो गई, बेकार हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, अच्छा जी, और इसने क्या किया जरा समझिएगा। इसने नकद वेतन दिया, इसने भी नकद वेतन दिया, और कागजी मुद्रा की तरह टोकन अर्थात सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, परंतु सोना चांदी ना होकर सस्ती धातु की होती थी। सुनिए, तो इन्होंने टोकन मुद्रा की यानी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कर दी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सिक्के चलवाए, धातु के सिक्के थे, परंतु वो सोना चांदी के नहीं थे, साधारण धातु के थे। ठीक है, और इसी को वो टोकन के तौर पर देना शुरू कर दिया। अच्छा जी, इसके प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर इसका आक्रमण
पूर्ण रूप से असफल रहा। दौलताबाद राजधानी ले जाने पर लोग नाराज थे, और इसने जब दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया तो लोग क्या थे भाई, दौलताबाद राजधानी ले जाने के कारण लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। जी हां, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन मुद्रा को वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, सुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन फ्री जो मुद्रा थी उसको वापस लेना पड़ा। ऐसा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो तांबे की जो मुद्रा, जो सिक्के इसने चढ़ाया, उसको घर में भी लोग नकली सिक्के ढालने लगे और लोग टैक्स भी नकली सिक्के से देने लगे। असली सोने चांदी के सिक्के घरों में छुपा दिए गए, और जब बाजार में पूरी तरह नकली सिक्के भर गए तो व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया। और जब व्यापार ठप हो गया तो मोहम्मद बिन तुगलक को यह टोकन जो मुद्रा आई थी उसे वापस करना पड़ गया। जी हां, समझ में आया। चलिए, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली पर तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज रहा। ठीक है भाई, लोधी वंश का राज रहा। अब यहां तक जो पॉइंट है इसको पहले समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है, सुनिए। जब तुगलक वंश कमजोर हो गया तो दिल्ली की सत्ता पर पहले सैयद वंश आई और फिर लोधी वंश का राज आया। इन्होंने 1526 ईस्वी में शासन किया। 1526 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने, शासन किया। लेकिन इस समय तक दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर और छोटी हो चुकी थी, और जब छोटी हो गई तब तक कुछ राज्य वो क्या हो गए, स्वतंत्र राज्य हो गए, जिसमें जौनपुर रहा, बंगाल रहा, ठीक है, मालवा रहा, गुजरात रहा, राजस्थान रहा और दक्षिण भारत रहा, जो स्वतंत्र शासक खड़े हो गए थे। यहां क्या हो गए थे भाई, स्वतंत्र शासक खड़े हो गए थे। यानी कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों की कमजोरी का फायदा उठाकर देश के अलग अलग कोने से स्थानीय गवर्नर और राजाओं ने खुद को आजाद घोषित कर लिया था। हमने ये जगह को हम तुम्हारे शासन के साथ नहीं चलाएंगे, हम अपने जरिए चलाएंगे शासन को। जिसमें एक पहला जो शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था, शेर शाह सूरी। जी हां, शेर शाह सूरी का जो शासन काल था वो 1540 से लेकर के 1545 तक था, जो बिहार के एक छोटे से प्रबंधक के रूप में कार्य किया। छोटे से प्रबंधक यानी देख रेख करने वाले के रूप में कार्य किया। शेर शाह का असली नाम क्या था भाई, फरीद खान। फरीद खान था नाम। शेर शाह का असली नाम था फरीद खान। ठीक है, उसने अपने कैरियर में की शुरुआत बिहार के अपने चाचा की छोटी सी जागीर की देख रेख करने वाले मैनेजर के रूप में किया। बताइए, एक छोटे से चाचा की देख रेख में यह किया। ठीक है, आगे चलकर क्या होगा सुनिएगा। आगे चलकर इसने मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया। कौन, शेर शाह सूरी। और शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेर शाह ने अलाउद्दीन की नीति को अपनाया और उसे चुस्त बनाया। अलाउद्दीन की नीति को क्या कर लिया, अपना लिया और उसे क्या बना लिया, चुस्त बना लिया। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, जिसका जो होता है लगभग 1539 में। कब होता है भाई, 1539 में एक युद्ध होता है। जी हां, और यह युद्ध जो होता है, इस युद्ध को हम कहते हैं चौसा का युद्ध। क्या बोलते हैं, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कहते हैं। जी हां, और 1540 में एक और युद्ध होता है जिसे कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध। दोनों युद्ध में हुमायूं को हारना पड़ता है और 15 सालों तक सिंध और ईरान की गलियों में उसे शरण लेना पड़ता है और वहां भटकना पड़ता है। किसे,
हिमायू को। जी हाँ, समझ गए। एक और चीज आपको बताते चले जाते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, जिसे हम लोग पहले बोलते थे शेरशाह सूरी मार्ग, और इसे फिर बाद में इसका नाम कर दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि हमने गवर्नर जनरल में पढ़ा दिया है कि किसने ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, किसने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखा था, किस अंग्रेज ने या किस वायसराय ने। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देख रखा है तो आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। सम्राट अकबर की अगर हम शासनकाल की बात कर लें तो इसका शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 तक, जब मुगल सम्राट को समेकित किया। तो अब यहां इसका मतलब क्या हो गया, समेकित का मतलब होता है कि जब मुगल सम्राट ने इसको मजबूत किया, इकट्ठा और मजबूत किया, तो उसने अपने प्रतिमान यानी उदाहरण के रूप में शेरशाह का जो प्रशासन व्यवस्था है उसी को इसने अपनाया। बताइए, इतना प्रचलित हो गया था शेरशाह सूरी का ही मॉडल कौन अपना रहा है, अकबर अपना रहा है। तो सोचिए शेरशाह सूरी कितना प्रचलित हो गया था, है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को हम लोग अच्छी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है हमारी, तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे इसी तरह से अगले अध्याय में, क्लास में। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। थैंक यू।